हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। रासायनिक बलगतिकी। परिभाषा देख लीजिए, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये डिपेंड करेगा अभिक्रिया किस दर से हो रही है। रेट इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, रेट को ही दर भी कहते हैं। अब दर की परिभाषा क्या है या अभिक्रिया की दर को हम कैसे बताएंगे। देखिए, इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी अभिकारक या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। एक यूनिट टाइम में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन आया है वो अभिक्रिया का वेग या दर या रेट कहलाता है। अभिक्रिया का दर या रेट जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इकाई क्या होती है। हम लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर मोल पर लीटर पर मिनट। यानी टाइम तो सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, लेकिन जो सांद्रता है वो आप मोल पर लीटर में ही लिखेंगे। अभी हमने इसी को परिभाषित किया है कि अभिक्रिया की दर क्या होगी, इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी अभिकारक या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन। तो सांद्रण को हम किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में लिखते हैं। और इकाई समय यानी टाइम की जो यूनिट होगी वो या तो सेकंड में लिखी जाएगी या फिर मिनट में लिखी जाएगी। आप देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि सपोज करिए कोई रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे ए अभिकारक है और बी आपका उत्पाद है। ए का कन्वर्जन हो रहा है बी में, तो बी तो आपका प्रोडक्ट है और ए आपका जो है रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है। तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाएगा, अभिक्रिया का रेट कैसे लिखा जाएगा। हम लिखेंगे ए के सांद्रण में कमी अपॉन समय अवधि। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में ए के सांद्रण में क्या कमी आई है। अब क्योंकि ए यहाँ पे हमारा क्या है, अभिकारक है, तो इसको हम एज अ माइनस भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं माइनस, क्योंकि इसमें कमी आ रही है, अभिकारक यूज हो रहा है। तो हम जनरली हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग या रेट बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा। और ए के बाहर ये जो कोष्ठक हमने लगाए हैं ये सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए लगाए जाते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। और नीचे लिखा है डेल्टा टी। अब डेल्टा आप जानते हैं, डेल्टा किस लिए लगाया जाता है, चेंज, इट इंडिकेट्स चेंज, यानी जो परिवर्तन आया है उसको हम डेल्टा के माध्यम से दिखाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जो कि एक किसी निश्चित समय अवधि में संपन्न हो रही हो उसके लिए रेट हम कैसे लिखेंगे, ए का कंसंट्रेशन अपॉन जितने टाइम में भी वो पूरी हो रही हो, दैट इज डेल्टा टी। ए मतलब क्योंकि ए तो हमने यहाँ पे अभिकारक माना है, बाकी रिएक्शन में जो भी आपका अभिकारक होगा। तो इसी में आगे देखिए आप कि हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। इनमें नंबर 1 पे देख लीजिए, मैंने लिखा है तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं। फास्ट रिएक्शंस जो होती हैं वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आयनों के रूप में भाग लेते हैं वो आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नाम से ही पता चल रहा है जिनमें आयन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आयन तो दो ही प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। और आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं इनका वेग जो होता है वो तीव्र होता है, यानी ये अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर शीघ्र ही AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है।
देखिए रिएक्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड ने किसके साथ रिएक्शन की, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जैसे ही इवन बहुत सेकंड से भी पहले ये कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड के साथ AgNO3 मिलाया, AgCl का हमें प्रिसिपिटेट मिलता है वाइट कलर का। तो ये देखिए क्यों होती है, बहुत फास्ट ये क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जितने भी आपने यहाँ पे रिएक्टेंट, ये अभिकारक लिखे हैं, ये आयंस में टूट जाते हैं। सोडियम है Na+ आयन और Cl- आयंस में टूट जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट है तो Ag+ आयंस और NO3- में टूट जाएगा। और फिर क्या करते हैं ये, फिर अपोजिट्स आयंस जो है रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे Ag+ और Cl- मिलके बना देंगे AgCl, और Na+ और NO3 मिलके बना देंगे NaNO3। तो ये आयनिक रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जल्दी ही ये इवन सेकंड के भी 10वें हिस्से में ये पूरी हो जाती हैं। तो ये अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से होती हैं उन्हें हम तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं। उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, देखिए उनको कहते हैं मंद या अनआयनिक अभिक्रियाएं, यानी जो स्लो स्पीड से होती हैं। वे कौन कौन सी होती हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं के रूप में अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अणु भाग लेते हैं, आयंस भाग नहीं लेते हैं, उनको हम कहते हैं अनआयनिक अभिक्रियाएं। और क्योंकि इनमें अणु पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो प्राय जो है धीमी गति से अभिक्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे इस अभिक्रिया को आप देख रहे हैं, एथिल एसीटेट की जल के साथ अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो आप देखेंगे तो देख पा रहे होंगे, इसमें आयंस में विभाजित नहीं होते हैं, ये पूरा अणु भाग ले रहा है। एथिल एसीटेट का एक अणु वाटर, जल के एक अणु के साथ मिलकर क्या दे रहा है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल दे रहा है। तो ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें अणु आपका आयंस में नहीं विघटित होता है, बल्कि स्वयं ही अभिक्रिया में भाग लेता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं मंद अभिक्रियाएं या फिर अनआयनिक अभिक्रियाएं, जो कि बहुत धीमी गति से संपन्न होती हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अभिक्रिया की दर तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि हम कैसे लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता और कितने इकाई समय में जो भी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है उसको हम अभिक्रिया की दर से लिखते हैं। तो आपके पास दो तरह से ये चीजें हैं। देखिए अभिक्रिया की औसत दर, कोई भी रिएक्शन है उसका एवरेज रेट आप कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था कि कोई भी हमारा अभिकारक है और वो उत्पाद बी देता है, तो ऐसे इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की औसत दर जो है, हम वो कैसे लिखेंगे, अभिकारक ए का सांद्रण अपॉन डेल्टा टी, या हम कह सकते हैं उत्पाद बी का सांद्रण अपॉन डेल्टा टी। सांद्रण में परिवर्तन जो है हम डेल्टा के माध्यम से दिखाएंगे। अब क्योंकि अभिकारक की सांद्रता तो धीरे धीरे कम होती है, इसलिए उसको नेगेटिव से दिखाएंगे और हम लिखेंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या कैसे लिख सकते हैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। दोनों ही अभिक्रिया की दर को बताते हैं, या तो आप अभिकारक की सांद्रता को लेकर दिखाइए या फिर उत्पाद की सांद्रता को लेकर दिखाइए। दोनों ही हमको जो है अभिक्रिया की दर बताती है। इसके बाद जो है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। इसमें सबसे पहला आता है सांद्रण। सांद्रण यानी कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, अभिकारक का कंसंट्रेशन। देखिए अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। सभी जानते हैं, आप ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे अणुओं को,
अभिकारक को आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में लेंगे अणुओं की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी टकराने की संभावना भी होगी। और अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के टकराने के फलस्वरूप ही उत्पाद मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया के वेग में भी बढ़ोतरी होती है। अभी मैंने कहा आपको कि जैसे जैसे आप सांद्रण बढ़ाएंगे अणुओं की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, और अणुओं की मात्रा या संख्या बढ़ने से उनके आपस में टकराने की संभावना भी अधिक होगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर जो है, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, उसमें आता है ताप। देखिए ताप कैसे करता है। ताप की वृद्धि से सक्रिय अणुओं की प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अणुओं जो भी अणु हैं, अभिकारक के जो भी अणु हैं, वो उस हीट एनर्जी को गेन करेंगे और ज़्यादा तेजी से मूवमेंट करेंगे और ज़्यादा तेजी से मोशन करेंगे। ऐसा करने से प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएंगी, यानी उनकी आपस में टकराने की और ज़्यादा संभावना हो जाएगी, जिससे कि अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। थर्ड फैक्टर इसमें है दाब। तो दाब के बारे में हम क्या कह सकते हैं। दाब बढ़ाने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं। गैसों के केस में जैसे आप दाब बढ़ाते हैं, वैसे जो है दाब बढ़ाने से गैसों के अणु और निकट आते हैं, और अणुओं के निकट आने से उनके आपस में टकराकर उनसे उत्पाद बनने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो सांद्रण बढ़ाने से भी वेग बढ़ता है अभिक्रिया का, ताप बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर गैसीय अभिकारकों की जो अभिक्रिया हैं उनका वेग भी बढ़ जाता है। अब चौथा पॉइंट है आपका अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। यानी अगर अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो बच्चों अगर अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। जैसे आप देख ही सकते हैं कि अगर कोई चीज पाउडर्ड फॉर्म में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी वो अच्छे से अभिक्रिया करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस मिलता है रिएक्शन करने के लिए। इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ता ही है। फिफ्थ पॉइंट है आपके पास उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक तो दोनों तरह से ही अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी अगर आपने जो है ऐसे उत्प्रेरक लिए हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं तो वेग बढ़ेगा, और अगर आपने उसके विपरीत यानी ऐसे उत्प्रेरक का प्रयोग किया है जो कि मंदक का कार्य करेंगे, यानी जो अभिक्रिया के वेग को कम करेंगे, तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो उत्प्रेरक का जो है प्रभाव किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर उसकी प्रकृति के अनुसार ही होता है। कैसी प्रकृति है उसी के अकॉर्डिंग प्रभाव भी पड़ेगा। और लास्ट इसमें जो है सिक्स्थ पॉइंट जो है अभिकारकों की प्रकृति, यानी जिन अभिकारकों की आप अभिक्रिया करा रहे हैं उनकी स्वयं की प्रकृति भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभी आपने पढ़ा था कि यदि अभिकारक आयनिक हैं तो अभिक्रिया तेज गति से होगी, और अगर अभिकारक अनआयनिक हैं यानी वो अणुओं के रूप में ही भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया जो है मंद गति से चलेगी। ये 6 ऐसे फैक्टर्स थे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो आज के वीडियो में आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।